डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि 4 क्रेडिट का है। तो जब भी आप 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं तो आप नए सेमेस्टर में जाते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि आने वाले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट का लेवल क्या है, क्या ये इजी है, क्या ये मॉडरेट है या फिर ये टफ है। इसके बाद आप जानना चाहते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंस होंगे। नेक्स्ट आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे तो उस सब्जेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे। और उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में तो क्या आगे चलकर भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो इस सब्जेक्ट से लिंक्ड हो या फिर इस सब्जेक्ट का ही पार्ट हो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम लोग कोर्स आउटकम का भी डिस्कशन करेंगे कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या चीजें समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पावर सिस्टम को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज पावर सिस्टम। तो बेसिकली पावर सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट डील्स विद जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी बेसिक पावर सिस्टम भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डील करता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं क्या है। तो पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है। पहला यूनिट है आपका पावर जनरेशन, दूसरा यूनिट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फिर तीसरा यूनिट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और लास्ट यूनिट है इंसुलेटेड केबल्स। तो आइए अब हम इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करते हैं और फिर हम देखेंगे कि किस यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन क्या होता है? पावर जनरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं आप, यानी इलेक्ट्रिकल पावर आप बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप जैसे ही पावर जनरेशन की बात करते हैं तो पावर जनरेशन के लिए क्या जरूरत है, आप देखते हैं पावर कहां जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहां जनरेट होता है। तो आपने देखा कि आपके पास थर्मल पावर प्लांट है, आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, या फिर आपके पास सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, या फिर आप विंड पावर से जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह से कई तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस हैं। तो हम लोग इन सारे चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। यानी पावर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी जब हम पावर जनरेशन की बात करेंगे तो पावर जनरेशन में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी क्या क्या कंपोनेंट्स वहां पर होंगे, इन सारे चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा लेआउट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। दूसरा है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 2 सोर्सेज हैं, एक है कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यहां पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। यानी डिफरेंट पावर प्लांट्स का यहां पर बेसिकली आपके सिलेबस में 3 दिया गया है। थर्मल पावर प्लांट दिया गया है, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिया गया है, तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया गया है। तो इसका एक लेआउट हम बनाएंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे कि वहां पर क्या क्या कंपोनेंट्स उसके लिए होते हैं, किस तरह का वो बना होता है डिफरेंट पावर प्लांट्स। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर एक कैप्टिव पावर प्लांट। तो कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? बेसिकली जितने भी कारखाना हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं
जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसे मार्केट में सेल नहीं करते हैं। जैसे आप IOCL का एग्जांपल लीजिए, तो बेसिकली IOCL में आप जाएंगे तो वहां पर भी एक पावर प्लांट बना होता है, और उस पावर प्लांट से जो पावर जनरेट किया जाता है उसी पावर को IOCL खुद यूज करती है। सो उस तरह के पावर प्लांट्स को कैप्टिव पावर प्लांट कहा जाता है। तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारे कंट्रीज में कहां कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उसके क्या कैपेसिटीज हैं, कितने पावर वो कैप्टिव पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसके बाद डिस्कस करेंगे, लोड कर्व। दरअसल जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली आप अगर मार्केट में किसी चीज को सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, तो आप किस हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। आप प्रोडक्ट बनाने के लिए जब आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा डिमांड कितना है। जिस हिसाब से डिमांड होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, उसी हिसाब से आप आगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट भी करेंगे। तो वहां पर बहुत सारे एसोसिएटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे, जो कि वहां पर मैक्सिमम डिमांड, पीक लोड, इन सारे टर्म्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे फिर रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और यहीं पर लास्ट है लोड शेयरिंग बिटवीन बेस लोड एंड पीक लोड, तो यहां पर इस पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग सेकेंड यूनिट पर आते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में देखते हैं क्या क्या चीज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपका दैट इज सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली क्या है, हम लोग पावर सिस्टम, कंप्लीट पावर सिस्टम कंपोनेंट्स को, पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को एक सिंगल लाइन डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं से हम लोग सारे थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। क्योंकि जब एक पावर को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वहां पर लॉसेज होता है और भी कई तरह के फैक्टर्स आते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स का कैलकुलेशन करना, और हम आगे चलकर जो पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर कहीं पर ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर सिंगल लाइन के बेसिस पर हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करके हम लोग पावर सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स, यानी हमारे पास जो अलग अलग सप्लाई सिस्टम्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है, हमारे पास 3 फेज सप्लाई सिस्टम है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स को, और वहां पर देखेंगे कि किस सप्लाई सिस्टम का क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिकली मैं ऊपर भी डेफिनेशन में लिखा हूं, ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब आपके पास एक जनरेटिंग स्टेशन है, आपके पास एक थर्मल पावर प्लांट है, उस थर्मल पावर प्लांट में आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को आप वहीं से डायरेक्ट कंज्यूमर को तो देते नहीं है, वहां से आपको बहुत दूर ट्रांसमिट करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल पावर को। तो जो लाइन आपका, जो जिस कंडक्टर के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइंस। और ट्रांसमिशन लाइंस के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, यानी कि आपके पास क्या होता है कि ग्रिड होता है आपके एरिया में, और उस ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर जगह में, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्फ़िगरेशंस को। यहीं पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2-3 टर्म्स आ रहे हैं। स्किन इफेक्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद केल्विन्स लॉ को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक आ रहा है आपका कोरोना इफेक्ट। और कोरोना इफेक्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो जो आपका ये सेकेंड यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट आपका गेट एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से रिप्लाई, उस क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड, दैट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो यहां पर देखिए क्या क्या चीज है। सबसे पहला हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे
मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस हम किसे कहते हैं? जो भी हमारा कंडक्टर्स ऊपर से जाया जाता है पोल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड लाइंस। तो ओवरहेड लाइंस का मैकेनिकल डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे, यानी उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, उस लाइंस की कितनी, दो पोल के बीच में के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, सैग एंड टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन। दरअसल आप जब देखते हैं कि एक वायर दूसरे वायर के बीच में, दो पोल्स के बीच में जब वायर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस वायर को इस तरह से कुछ, वो वायर डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं रहता है, वो वायर कहीं कहीं इस तरह से आपका थोड़ा सा कर्व बनाता हुआ जाता है। तो उसी सारे चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स। ये ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स क्या होता है? आप देखे होंगे जब ट्रांसमिशन लाइन, जब कंडक्टर्स जा रहा है, तो उस टावर के पास देखते होंगे कि इस तरह से इंसुलेटर लगा रहता है यहाँ पर मैरून कलर का, बेसिकली आप देखे होंगे कि मैरून कलर का डिस्क के तरह इंसुलेटर्स आपको दिखने को मिलता है। इसके बाद आप देखे होंगे कि जब आपके कॉलोनी में कहीं पर सप्लाई गया हुआ है, तो अगर आपका सप्लाई ओवरहेड सप्लाई है, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि वहां पर देखते होंगे कि जहां पर पोल पर एक छोटे छोटे इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर से वहां पर ट्रांसमिशन लाइंस यानी कंडक्टर्स बंधा हुआ होता है। तो उस पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर बेसिकली हम दो चीजों का कैलकुलेशंस करेंगे डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। पहला कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बेसिकली जब 3 फेज वायर्स आपके जा रहे हैं या फिर हमारा सिंगल फेज वायर जा रहा है, तो वहां पर इंडक्टेंस फॉर्म होता है और उस इंडक्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहां से हम लोग पर किलोमीटर इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि जब आपके पास एक से अधिक वायर्स जा रहे हैं, तो उस वायर के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि बेसिकली वायर में क्या है, वायर में आपका चार्ज मूव कर रहा है। तो जब चार्ज मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। आपका एयर वहां पर क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह है। तो वहां पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टर और कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट लाइंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5 दैट इज इंसुलेटेड केबल्स। इंसुलेटेड केबल्स आप देखते होंगे कि आजकल पहले क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते थे कि वहां पर जो कंडक्टर दिया जाता था, वो कंडक्टर खुला रहता था, एल्युमिनियम वाला कंडक्टर, खुला कंडक्टर आपको दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है, इंसुलेटेड केबल्स हर जगह लगाए जाते हैं। तो वहां पर उसी इंसुलेटेड केबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जब आप अगर बड़े शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो वहां पर देखते होंगे कि ओवरहेड लाइंस नहीं जाते हैं। वहां पर क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल्स से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए जाते हैं। तो वहां पर तो इसलिए हम लोग केबल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंसुलेटेड केबल्स का सबसे स्टार्टिंग पार्ट होगा इंसुलेशन, कि इंसुलेशन उसको कैसे करते हैं, क्या मटेरियल यूज किया जाता है, इंसुलेशन का क्या लेवल्स होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा EHV केबल्स यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, और इसके बाद रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा केबल्स होगा उस केबल्स का फिर वहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसका कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करेंगे केबल का। नेक्स्ट हमारा एक हम लोग कंपैरिजन करेंगे ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल्स के बीच में, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हमें मिल रहे हैं, दोनों के क्या एडवांटेज हैं अलग अलग, दोनों के क्या डिसएडवांटेज हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस पावर सिस्टम 1 से पूछे जाएंगे। तो अगर आप गेट की परीक्षा में अपियर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो इस पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट से
4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम लोगों को देखना है कि किस यूनिट से गेट की परीक्षा में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला यूनिट है हमारा पावर जनरेशन। इस पावर जनरेशन यूनिट से गेट की परीक्षा में लगभग कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप दूसरे किसी एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट यूनिट से पूछे जाएंगे पावर जनरेशन से। दूसरा यूनिट है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। यहां से आपको क्वेश्चंस अगर हम देखें तो सिंगल लाइन डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये आपका डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स को तो आप लोग पहले भी पढ़े बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हमारा जो ये सारा इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, केल्विन्स लॉ, कोरोना इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर कोरोना इफेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं गेट एग्जामिनेशन में। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ लाइंस, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन से आपको क्वेश्चंस हमेशा यहां से आपको मिलेगा। तो इस यूनिट से आप 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यह है सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस है और यहीं पर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशंस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ पर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर से क्वेश्चंस हमेशा गेट में आपको कहीं कहीं दिखने को मिलेगा। वहां पर एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी का कंसेप्ट आता है जहां से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पोर्शन से जरूर पूछे जाएंगे गेट एग्जाम में, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। और पांचवा यूनिट है आपका इंसुलेटेड केबल्स। तो यहां से भी आपको ग्रेडिंग ऑफ द केबल्स या आगे कैपेसिटेंस, इन सारे चीजों से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप गेट में देख सकते हैं। तो ओवरऑल 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेपर्स में भी सारे यूनिट से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब कोर्स आउटकम देखें, अगर आप इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप किन किन चीजों को समझ पाते हैं। तो पहला कोर्स आउटकम है, पहला है आपका यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। यानी आप कन्वेंशनल पावर प्लांट्स के वर्किंग प्रिंसिपल और वहां पर जितने बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं तो। दूसरा कोर्स आउटकम है कि यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के एलिमेंट्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स का कंपैरिजन कर पाएंगे। इसके बाद आगे ट्रांसमिशन लाइन को इलुस्ट्रेट कर पाएंगे और परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आप जान पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड कोर्स आउटकम है आपका यू विल बी एबल टू कैलकुलेट सैग एंड टेंशन इन ओवरहेड लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट है आप इंसुलेटर्स के बारे में आप जान पाएंगे और वहां पर आप इंसुलेटर्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे और आगे आप लोग इंसुलेटर की डिफरेंट इंसुलेटर्स में आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। चौथा यूनिट है, चौथा कोर्स आउटकम है आपका यू विल बी एबल टू कंप्यूट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन आपके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस मिलेंगे तो वहां पर सारे ट्रांसमिशन लाइंस का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है पांचवा यूनिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स रेजिस्टेंस। यानी यहां पर आप यू विल बी एबल टू क्लासिफाई द केबल्स, आप केबल्स को क्लासिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लोग केबल का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आप निकाल पाएंगे और नेक्स्ट वहां पर ग्रेडिंग ऑफ केबल्स आप कर सकते हैं और लास्ट में आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि ओवरहेड लाइंस और इंसुलेटेड केबल्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों के बीच में दोनों का अलग अलग क्या एडवांटेज है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस के बारे में। जब आप सिलेबस को जान जाएंगे और आपने ये देख लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाएंगे यहां से, तो इसके बाद आप आगे ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट का लेवल क्या है। तो बेसिकली पावर सिस्टम या फिर कोई भी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो वहां पर सारे सब्जेक्ट कंसेप्चुअल होते हैं,
साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट्स को समझना है कि आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखिए। आपको वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद साथ साथ आप वहां पर नोट बनाते चलिए, और फिर आपको 2-3 बुक का मैं नाम बताऊंगा, रेफरेंस बुक्स, जो कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, आप इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे तो आपको हर जगह इस पावर सिस्टम सब्जेक्ट से ही डील करना है, क्योंकि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने जा रहे हैं, किसी पावर प्लांट में काम करने जा रहे हैं, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होगा, जो मैं इसका सिलेबस डिस्कस किया हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो वहां से हम लोग इन सारी चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और आप लेक्चर्स को पूरा लेक्चर्स देखा करें ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट की दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जितना सिलेबस में डिस्कस किया हूं, जो आपके एकेटीयू के सिलेबस में दिया गया है, इन सारे सिलेबस को मैं यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, कौन सा बुक से पावर सिस्टम पढ़ा जाए, तो मैं यहाँ पर 2 बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक CL वासवा की किताब है, एक नागराथन कोठारी की किताब है। तो आप इन दोनों किताब को जरूर ले लें और इन दोनों किताब को आप पढ़ें। अगर आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो अलेक्जेंडर की किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दैट्स इट।